नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर ही निर्भर है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान की हालत बहुत ही दयनीय है। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चला पाते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देकर समृद्ध बनाने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में गाय भैंसों का पालन मुख्य रूप से किया जाता है, लेकिन इन पशुओं को संतुलित आहार नहीं देने के कारण पशुपालकों को अधिक लाभ नहीं मिल पाता है और जो दाना पशुओं के लिए बाजार से खरीद कर लाते हैं वह काफी महंगा होता है। तो आप अपने स्तर पर कैसे तैयार करें सस्ता संतुलित पशु आहार और कितनी मात्रा में पशुओं को खिलाएं, जिस पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पीसी भटनागर से। किसान भाइयों, आज हम संतुलित पशु आहार के बारे में बातचीत करेंगे। संतुलित पशु आहार पशुओं के वृद्धि, उत्पादन और प्रजनन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम बात करें संतुलित पशु आहार की, तो ज़्यादातर किसान भाई पशुओं को संतुलित आहार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। पशुपालक भाइयों, आपको पशुपालन व्यवसाय से तभी अच्छा लाभ मिलेगा जब आप पशुओं को संतुलित मात्रा में पौष्टिक आहार देंगे। और जो किसान भाई संतुलित आहार घर पर बनाना चाहते हैं, वे कितनी मात्रा में कौन से अवयवों को लें और कैसे तैयार करें, वो इस प्रकार से है। संतुलित का मतलब है उसमें अनाज होना चाहिए, उसमें दाल का होना चाहिए, उसमें खल होनी चाहिए, उसमें चापड़ वगैरह होने चाहिए, कुछ बाई प्रोडक्ट्स होने चाहिए, उसमें नमक होना चाहिए, उसमें मिनरल मिक्सचर की मात्रा होनी चाहिए, गुड़ खिला सकते हैं। और इस तरह से संतुलित आहार अगर हम बनाएं तो पशुओं को पूरा उनका जो शरीर का वजन है, शरीर का वजन बराबर बढ़ेगा, पशुओं के से जो उत्पादन हमको प्राप्त करना है वो पूरा होगा। और इसके साथ साथ जो पशु जो प्रजनन है वो उनका समय पर होगा। तो हमारा जो साइकिल है, जो हमारा चक्र है, वो चक्र पूरी तरह से चलेगा। और वो चक्र जब चलेगा तभी हम उससे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करके ज़्यादा लाभ कमा सकेंगे। जहाँ तक प्रति पशु को हरा चारा व दाना खिलाने की बात है, तो ये निर्भर करता है पशुभार एवं उसके दुग्ध उत्पादन पर। इसके आधार पर पशुओं को आहार दिया जाना लाभकारी पाया गया है। जब पशु ब्याने वाला होता है, एक तो वो महीना और एक वो महीना जिसको ब्याने के बाद का महीना, तो 2 महीने ये बहुत ही महत्वपूर्ण तनाव वाले उनके लिए होते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो पशु ब्याने वाला है उसके पहले का जो महीना है उसको 4 भागों में बांट लें। पहले सप्ताह में 2.5 किलो जो है दाना उसको उपलब्ध कराएं, अगले सप्ताह में उसको 3 किलो कर दें, उसके अगले सप्ताह में उसको 3.5 किलो कर दें, और लास्ट के सप्ताह में जब ब्याने वाले का जो लास्ट सप्ताह है उसमें 4 किलो दाना उसको आप उपलब्ध कराएं। अगर ये दाना आपने उपलब्ध कराया तो पशु के ब्याने के समय उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी जड़ समय पर गिरेगी, उसमें आने वाली जो बीमारियां हैं उस बीमारियों से बचेगा, बच्चे का वजन अच्छा होगा। और इस तरह से वो जो उत्पादन करेगा, उसका जो कोलेस्ट्रॉल होगा, उसका घीस होगा, वो भी अधिक मात्रा में प्राप्त होगा और अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होगा। उसके बाद में आप उसकी जो दूध के उत्पादन के हिसाब से आप उसकी खिलाई पिलाई कर सकते हैं। अगर हमें हरा चारा हमारे पास में पूरी मात्रा में उपलब्ध है तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो बाटा, जो पोस्ट काविंग फीड कह सकते हैं, वो आप उसको दाना उपलब्ध कराएं और उसको शारीरिक वृद्धि के लिए 1.5 किलो दाना अतिरिक्त उपलब्ध कराएं। और इसमें मिनरल मिक्सचर का बहुत अपना बड़ा योगदान है। तो लास्ट के महीने में मिनरल मिक्सचर की मात्रा को भी बढ़ा दें और आने वाले समय में जब आपका पशु जब ब्याह जाता है उसके बाद में भी मिनरल मिक्सचर की बढ़ी हुई मात्रा को चालू रखें। इस तरह से जितना दूध होगा उस हिसाब से वो बांटा बढ़ता जाएगा। और जब आप इस मात्रा को चालू रखेंगे तो पशु जो है आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो उससे एक और फायदा, बड़ा फायदा ये होगा कि पशु समय पर हीट में आएगा
और आप अगर उसको क्रॉस कराएंगे तो वो जानवर जो है, वो पशु जो है समय पर वापस ज्ञापित हो जाएगा, तो आपका चक्र मेंटेन रहेगा। प्रदेश में सभी जगह नींबू के बाग देखने को मिल जाते हैं और जिन किसानों के नींबू के बाग लगा रखे हैं वे इनसे गुणवत्ता युक्त फल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब बागों का प्रबंधन उचित तरीके से करेंगे। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जैन। जिन किसान भाइयों ने नींबू के वृक्ष लगा रखे हैं उनमें अभी पुष्पन की अवस्था चल रही होगी या कहीं कहीं फलन की अवस्था आ रही होगी। तो सबसे पहले हम बात करें तो जैसे कि नींबू के जो वृक्ष होते हैं वो 5 मीटर से लेकर 10 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, और तो इन वृक्षों के बीच में काफ़ी खाली स्थान रह जाता है और इन खाली स्थान में कचरा, खरपतवार या अन्य जो अवांछित पौधे होते हैं वो उगे पड़े रहते हैं, जो कि मूल वृक्ष में डाले गए खाद, खरपतवार आदि के लिए स्पर्धा करते हैं, पानी जो हम सिंचाई के लिए डालते हैं उसके लिए स्पर्धा करते हैं। तो हमारा जो मूल वृक्ष है उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली मूल आवश्यकता है कि हमको ये अवांछित पौधे हैं इनको अपने बगीचे से, अपने उद्यान से बाहर निकालना है। और इसको बाहर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो कोई भी मशीन हो, आपके रोटावेटर हो, कल्टीवेटर हो, तो उससे करें, चाहे हाथों से करें, निदाई गुड़ाई करके करें, या फिर किसी भी अन्य विधि से खरपतवारों को खेत से बाहर, अपने उद्यान से बाहर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है किसान भाइयों सिंचाई की। जब हमारा खेत साफ सुथरा हो जाता है तो इसके बाद में हमको नींबू के जो पौधे हैं उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंचाई की आवश्यकता हमको ऐसे देना है कि नमी की जो निरंतरता है मिट्टी में बनी रहे, जिसके कारण पौधों को धीरे धीरे उनकी आवश्यकता के अनुसार वो पानी मिलता रहे। लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल पे सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। और ये सिंचाई जो है हल्की हल्की करनी चाहिए, और सिंचाई करते समय हमको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हम जब थाला बनाते हैं तो थाला बनाते समय थोड़ी सी मिट्टी तनों के चारों तरफ चढ़ा दें, जिससे कि सिंचाई का पानी है डायरेक्ट या सीधे तरीके से पौधों के ऊपर ना लगे। इससे क्या होगा कि जो इसमें लगने वाले जो फंगस है या जो फफूंद वाले रोग हैं वो सीधे सीधे पौधों के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे, और इसके बाद में जो गमोसिस की समस्या है वो उससे भी आपको निजात मिलेगी। कीड़े और बीमारियां विशेषतः नींबू के जो वृक्ष हैं या पौधे हैं इन पर आम तरह से समस्या नहीं देखी जाती, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी माहू, चेपा, थ्रिप्स या जो मोटे शब्दों में कहें तो रस चूसने वाले जो कीड़े रहते हैं इनका कभी कभी प्रकोप देखा जाता है, जो कि पत्तियों से, फलों से रस चूस के उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी दवा जो है एमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम, इन दो दवाओं में से कोई भी एक दवा आधा मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में, यदि आपका 15 लीटर का पंप है तो 7.5 से 8 ml दवा आपको लगेगी, इसका छिड़काव कर दें। दूसरी अन्य समस्याओं में जैसे इल्ली कुछ दिखाई देती है, इल्ली यदि दिखाई देती है तो आप क्लोरपाइरीफॉस का स्प्रे कर सकते हैं। इसका जो मात्रा है या इसका डोज है वो 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको लेना है, और इस तरह से आप जो कीड़े लग रहे हैं उन चीज़ों से समस्या निजात पा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नींबू में कुछ धब्बे, फलों के ऊपर कुछ धब्बे जिसको कैंकर या कुछ बोला जाता है, नींबू का कैंकर अथवा सिट्स कैंकर रोग, ये नींबू में होने वाला सबसे गंभीर रोग है। ये रोग जैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये रोग सभी प्रकार के नींबू वर्गीय फसलों को ग्रसित करता है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं, फलों एवं डंठल पर दिखाई देते हैं। कैंकर रोग के लक्षण शुरू में पीले धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं, जो निरंतर बढ़ते हुए कठोर भूरे रंग के उभरे हुए छालों में बदल जाते हैं। ये छाले एक विशेष प्रकार के पीले घेरे से घिरे होते हैं। कैंकर की ये छाले फलों के छिलके तक ही सीमित रह जाते हैं और इसके गुदे को नहीं भेद पाते, लेकिन फलों की गुणवत्ता खराब कर देता है। कैंकर रोग से ग्रसित फलों का बाजार मूल्य बहुत ही कम मिलता है। इसके कारण किसान भाइयों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो बागबान भाई नींबू का कैंकर अथवा सिट्रस कैंकर रोग के नियंत्रण और इस रोग से बाग को बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं।
फंजीसाइड का या फफूंदनाशक का स्प्रे आप किया जा सकता है। इसका आप इस्तेमाल करें। बहुत सारे फफूंदनाशक बाजार में उपलब्ध है। वाबिस्टीन है, साफ के नाम से आता है। बहुत सारे फफूंदनाशक ऐसे हैं जिनका आप उपयोग करके अपनी फसल को, अपने नींबू के जो पौधों को एक प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। नींबू का डाईबैक रोग, ये कवक जनित रोग है। ये रोग शाखाओं को प्रभावित करता है। रोगी शाखाएं शीर्ष से लेकर नीचे की ओर सूखने लगती हैं। ये शीर्ष से नीचे की ओर सूखने की प्रक्रिया पीली होकर सूखती एवं गिरती हुई पत्तियों एवं तने पर गोंद के निर्माण के साथ बढ़ती जाती है। अंततः संपूर्ण पौधा सूख जाता है। नींबू के बाग में डाईबैक रोग की रोकथाम और बचाव के उपाय जो इस प्रकार से हैं। बागवान भाइयों को चाहिए कि पौधे की सूखी हुई शाखाओं को काट देना चाहिए एवं इनके काटे गए सिरों को बोर्डो पेस्ट अथवा अन्य कॉपर युक्त कवक नाशी का लेप करके सुरक्षित कर देना चाहिए। ऐसे पेड़ पर कार्बेंडाजिम 0.1% घोल का 3 बार छिड़काव करना चाहिए। अपने प्रदेश में बैंगन की खेती किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं और इस फसल में कुछ रोगों का प्रकोप भी अधिक होता है जो कि इस फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो बैंगन की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इन रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। तो बैगन एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है जो कि सारे वर्ष में उगाई जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से जो रोग आते हैं फफूंद जनित और फाइटोप्लाज्मा या छोटी पत्ती रोग है। तो इसमें मुख्य रोग है फोमाप्सिस ब्लाइट। फोमाप्सिस ब्लाइट एक ये बहुत खतरनाक रोग है और बहुत ज़्यादा आता है। ये कई अवस्थाओं में रोग आता है। एक सीडलिंग ब्लाइट आता है, जब पौधे बहुत छोटे रहते हैं तब पौधे झुलस के मर जाते हैं। दूसरी अवस्था ब्लाइट आती है, झुलसा रोग जैसा आता है, पत्तियों में झुलस जाती। और तीसरा है फल सड़न रोग या फ्रूट राट जिसको कहते हैं। ये 3 अवस्थाओं में रोग आता है। तो पत्तियों में झुलसा आता है, भूरा या काले रंग की होके झुलस जाती है। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण अवस्था है फल सड़न रोग। तो इसमें फल में सबसे पहले जो लक्षण आता है वो हल्का पीला रंग का धब्बा दिखाई देता है जो कि दबा हुआ होता है। बाद में कई धब्बे हो सकता है मिल के फल को सड़ा देते हैं और उसमें काले रंग की एक पिन हेड जैसे उभरे हुए स्ट्रक्चर बनाता है जिसको पिक्निडिया कहते हैं फंगस की। ये मुख्य रूप से इसी से पहचाना जा सकता है। तो ये मुख्य पहचान है फल सड़न का या फोमाप्सिस ब्लाइट का। तो इससे बचने के लिए अच्छा है कि बैगन को लगातार एक ही खेत में न उगाएं और हर 2 या 3 साल में इसका क्रॉप रोटेशन यूज करें। इसके सिवा मृदा को उपचारित करते रहें, जैसे ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम गोबर, सड़ी हुए गोबर खाद में मिक्स करके जुताई के समय मृदा में मिला दें, जिससे रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। जिन किसानों ने इस फसल को लगाया है और उनकी फसल में ये रोग लग रहा है तो इसमें दवा का प्रयोग करके इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन दवा का छिड़काव करने से पहले अच्छा होगा कि पौधे और फल इस रोग से ग्रसित हैं, उन्हें खेत से निकालकर जला दिया जाए। फंजीसाइड या कवकनाशी के लिए 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वाबिस्टीन मिला के इसको खड़ी फसल में छिड़काव करें, जिससे रोग से बचा जा सकता है। तीसरा इसका बैगन का मुख्य बीमारी है छोटी पत्ती रोग, जिसको लिटिल लीफ कहते हैं। यह एक फाइटोप्लाज्मा जनित रोग है। इसमें लक्षण सबसे पहले है कि पत्ती बहुत छोटी छोटी पतली और बहुत छोटी संख्या में दिखती है, पौधा बहुत छोटा रह जाता है और रोग बहुत अगर सीवियर हुआ तो इसमें फल फूल बिल्कुल नहीं बनेंगे। जैसा कि ये एक माइक्रोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है जिसे एक कीट लीफ होपर फसलों पर फैलाने का काम करता है। इसलिए इस रोग के लक्षण दिखाई देने पर पहले रोग से ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट करें। इसके बाद इस कीट से फसल को बचाने के लिए किसी कीटनाशी का छिड़काव कर दें, जिससे इस रोग को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा आप टेट्रासाइक्लिन दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए टेट्रासाइक्लिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का 200 ppm एंटीबायोटिक है,
200 ppm का घोल का छिड़काव करके इसके रोग से नियंत्रित किया जा सकता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ब्यावर जिला अजमेर से मुकेश कुमार ने। आप कीटनाशकों के प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी जो रबी का मौसम है, किसान भाइयों अपने खेतों में फसल दलहनी का और अन्य जो गेहूं वगैरह का फसल लगा लिए होंगे और कुछ ऐसे फसल हैं जिसमें कि अधिक से अधिक, खास करके सब्जी वगैरह का फसल, इसमें अधिक से अधिक कीटनाशी का प्रयोग होता है। अक्सर किसान दवाओं का छिड़काव करते समय लापरवाही बरतते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। वैसे ये सावधानी हर समय रखना चाहिए कि कीटनाशी की जो आवश्यकता हो वही मात्रा किसान को खेतों में अपना प्रयोग करना चाहिए और पानी का जो घोल है उसको सही से बनाएं। जितनी मात्रा में रिकमेंड की अनुशंसा किया गया है उतनी मात्रा में पानी में डालकर उसका छिड़काव करें। दूसरी चीज़ है कि हम कैसे उसको छिड़काव करें। तो कभी भी जो मशीन है, पौधा संरक्षण दवा का छिड़काव करने के लिए पौधा संरक्षण मशीन आता है, वो एक पीठ पर लादने वाला जो मशीन है उसको नैपसेक स्प्रे कहते हैं और एक जो लंबा नोजल वाला जो मशीन आता है जो काफ़ी दूरी तक छिड़काव करता है उसको हम लोग गटोड़ मशीन कहते हैं। और उसको आजकल जो बाजार में विभिन्न प्रकार के स्प्रेयर ऐसे भी हैं पौधा संरक्षण जिससे हम दवा छिड़ते हैं, तो वो कुछ जो मोटर चालित हैं तो उससे चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक चालित हैं उससे भी पौधा संरक्षण का छिड़काव, दवा का छिड़काव हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के मशीन बाजारों में उपलब्ध हैं, किसान भाई अपने सहूलियत से वैसा मशीन का उपयोग कर सकते हैं। जनरल जो पौधा संरक्षण की जो दवा का जो छिड़काव करना चाहिए वह करना चाहिए कि ओस के समय में छिड़काव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि ओस के समय में छिड़काव करने से उसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है और जो मतलब कहने का मतलब कुछ सनलाइट आ जाए तो उस बीच में। तीसरी बात है कि हम जो पौधा संरक्षण दवा का जो छिड़काव करते हैं तो उसमें एक बड़ी सावधानी रखना है कि जो बच्चों से दूर रखें उस दवा को और जिस समय में हम छिड़काव करते हैं तो वो ये ध्यान में रखें किसान जो हम जो मास्क है वो मास्क लगावे अपने मुंह पर और तभी उस स्प्रे का छिड़काव करें। छिड़काव करते समय पूरे कपड़े, किट, रबड़ के दस्ताने, गम बूट और मास्क, चश्मा आदि जरूर पहनना चाहिए। शरीर पर खुले घाव नहीं होने चाहिए। यदि घाव हो तो छिड़काव के समय उस पर मोटी पट्टी बांध लेनी चाहिए। कभी भी दवा के विपरीत दशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए। छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय करना चाहिए। दवा का छिड़काव करते समय बीड़ी, सिगरेट, खैनी आदि बिल्कुल ना खाएं पिए। तो उससे क्या होता है, जब हवा चलती है उस डायरेक्शन में अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपके नाक में या आंख में या शरीर पर जो पौधा संरक्षण की दवा है वो पड़ती है और आप उसका इफेक्ट आप पर होता है। तो हम किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार का जो सावधानी है इसको बरत करके और आप पौधा संरक्षण की दवा का छिड़काव करें और अधिक से अधिक दवा का प्रयोग न करें। जितना कम हो, जितना आवश्यक हो उतनी ही निर्धारित मात्रा का उपयोग करके आप अपने फसल पर कीट और जो व्याधि लगती है उसको रोकने के लिए आप ऐसे दवाओं का प्रयोग करें और पूरी सावधानी के साथ दवाओं का प्रयोग करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। अच्छी बंटवार हेतु गेहूं की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।